नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है और आवेश के गुणधर्म, जैसे योज्यता का गुणधर्म, संरक्षण का नियम और उसका क्वांटीकरण का नियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक एवं इकाई। ठीक है, तो आवेश के मात्रक एवं इकाई, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रिप्रेजेंट की कि हम इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करें इसके मात्रक के, तो एस आई पत्ती। ठीक है, एस आई पत्ती के अंदर इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। ठीक है, और एम के एस पत्ती के अंदर इसका जो मात्रक होता है वो होता है वो एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड। ठीक है, ये होता है एमकेएस पत्ती में। और सीजीएस पत्ती की अगर हम बात करें, सीजीएस पत्ती में होता है इसका मात्रक स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। ठीक है, अब इसके और भी बहुत से मात्रक हैं जिसके द्वारा हम आवेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसमें इसका सबसे बड़ा जो मात्रक आता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। उसके बाद सबसे छोटा मात्रक होता है इसका फ्रैंकलिन, जिसको हम एफ आर के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ये जो मात्रक होता है उसको हम, यानी जिस पत्ती में अंदर ये जो मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। इसके अंदर यह मात्रक होता है। और भी इसके मात्रक हैं, जैसे EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसके अंदर जो इसका मात्रक होता है वो होता है इसका ABCOULON, AB कूलम। ठीक है, तो ये आता है इसका EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब हम इनके सभी के रिलेशन की एक दूसरे में हम किस प्रकार इसको बदल सकते हैं, यानी कूलम को हम फ्रैंकलिन में कैसे बदलें, कूलम को हम सीजीएस में कैसे बदलें, और कूलम को हम एफ कूलम में कैसे परिवर्तित करें। ठीक है, तो इसके सभी के एक दूसरे में हम इनको कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो
इसका रिलेशन होता है 1 कूलम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक है, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में हम इसको FR यानी फ्रैंकलिन के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है 3 × 10⁹ FR फ्रैंकलिन। ठीक है, और यही हमारा इक्वल होता है 1/10 FCOULOMV। ठीक है, तो ये होता है हमारा एब कूलम के अंदर। ये होता है कि हम इसको कैसे एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हम इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नॉलेज, यानी वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो एक EMU यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तथा एक ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इन दोनों का जो अनुपात अगर हम निकालें तो वो हमारा इक्वल आता है 3 × 10⁻10 cm/s, जो कि हमारी प्रकाश का वेग के बराबर होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा आवेश उसके मात्रक है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टेट में एक बल, यानी किस तरीके से एक स्थिर आवेश के द्वारा दूसरा स्थिर जो आवेश है उनके बीच में बल कार्य करता है, उसको समझाने के लिए कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, जिस प्रकार आपने लास्ट जो क्लास आपकी 11th क्लास में आपने पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान, यानी कोई दो वस्तु है जिनके द्रव्यमान हमारे यहाँ m1 m2 है, उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के परिणाम के गुणनफल के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम यहाँ पर हमारा कूलॉम है। कूलॉम में हम यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि हमारे पास कोई दो चार्ज है Q1 तथा Q2, ठीक है, और दोनों ही r डिस्टेंस पर स्थित है, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? r, स्मॉल r। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी ये जो हमारा Q1 × Q2 तथा बल हमारा जो समानुपाती होता है वो होता है हमारी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं अर्थात F समानुपाती प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्थिर आवेशों के मध्य
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अर्थात F इज इक्वल टू होता है हमारा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहां K हमारा है समानुपातिक नियतांक, जहां K बराबर समानुपातिक नियतांक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस समानुपातिक नियतांक जो है इसका मान हम ज्ञात करेंगे कि इसका मान क्या क्या पॉसिबल है, और इसका जो मान है वो इन दोनों आवेशों के मध्य, कि सपोज हमारे जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों के बीच डिस्टेंस है R। ठीक है, तो K का जो मान है इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यदि यहाँ पर कुछ पदार्थ नहीं है तो इसका मान कुछ अलग होगा। यदि हम यहाँ पर कोई अन्य पदार्थ रख दें, जैसे कोई भी कंडक्टर रख दिया या कोई अन्य पदार्थ यहाँ पर हमने रख दिया, तो इनके बीच का जो मान, जो K का मान है उसका मान बदल जाएगा। ठीक है, और इसी बल की सहायता से हम ये समझा सकते हैं कि समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखो हमारा जो बल है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब हम मान के चले कि हमारा जो Q1 चार्ज है वो हमारा माइनस Q है और Q2 चार्ज है वो हमारा प्लस Q है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो बल आएगा वो आएगा F इक्वल टू, यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस के Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी हमारा ये जो बल है वो क्या है, लेस देन 0। और हम जानते हैं कि जिस बल की प्रकृति आकर्षित करने की होती है उसका मान हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम यदि हम यहाँ पर मान के चले कि दोनों ही नेगेटिव आवेश हैं, ठीक है, नेगेटिव आवेश है, तो उस कंडीशन पर हमारा जो बल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव K Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति, यानी अगर हमारा नेगेटिव बल आ रहा है तो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, आकर्षण। यदि हमारा जो बल है वो धनात्मक आ रहा है तो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो हम इस बल की सहायता से आवेशों के बीच का जो बल है उसको समझा सकते हैं कि समान समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम पढ़े, इसके बाद हम क्या करेंगे, K का मान ज्ञात करेंगे। K का मान भी हम अलग अलग पद्धति में ज्ञात करेंगे, CGS पद्धति में और SI पद्धति के अंदर। ठीक है, तो K का मान तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे SI में, SI पद्धति के अंदर इसका मान क्या है। SI पद्धति का अगर इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें, ये कंडीशन लेके चले
कि हमारे जो दोनों आवेश है Q1 Q2 आवेश, ठीक है, Q1 Q2 आवेश, इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, निर्वात। इन दोनों के मध्य निर्वात माध्यम है, यानी कोई ये मान सकते हैं कि एयर है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर जो हमारा के का मान आएगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल होता है हमारा 9 × 10⁹ और अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि F बराबर होता है हमारा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ये इसका जो बल है उसका सूत्र होता है। तो इसकी सहायता से हम इसका K का मात्रक निकाल सकते हैं। K का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा हमारा F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। तो यहाँ से अब हम मात्रक निकालेंगे। F का मात्रक होता है हमारा न्यूटन मल्टीप्लाई और R का मात्रक होता है हमारा, यानी डिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। चार्ज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है C कूलम स्क्वायर। तो इसका हम मात्रक लिखें तो मात्रक आ जाएगा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका V में सूत्र लिखे, V में जो सूत्र होगा डायमेंशन से अगर हम इसके लिखे तो हम जानते हैं न्यूटन्स की जो डायमेंशंस होती है वो होती है हमारी m1 l1 t-2 और मीटर की जो डायमेंशन होती है वो होती है l और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा l2 डिवाइड बाई कूलम की डायमेंशंस क्या हो गई। कूलम की डायमेंशंस के लिए हम यहाँ पर करंट का सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट बराबर होता है हमारा आवेश प्रवाह की दर यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा I मल्टीप्लाई T, ठीक है, I मल्टीप्लाई T। I का मात्रक हम जानते हैं वो होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। तो कूलम का जो मात्रक आएगा, यानी हम इसको जब डायमेंशन रूप में हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे हैं ये हमारे मूल मात्रक है और हम जो डायमेंशन जो हम लिखते हैं वो सिर्फ मूल मात्रक के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे वो क्या आ जाएगा m1 l3 t-4 a-2, ये इसकी विमा होगी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी फॉर्मूले को लिखें, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि को लिखें तो उसका हमें मात्रक भी लिखना है और साथ ही साथ उसकी डायमेंशन भी हमें लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका के का मात्रक। अब हमें एक राशि और हमें मिली है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन और यहाँ पर ये नोट है तो क्या हो जाएगा ये हमारा एप्सिलॉन नोट। ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और यहाँ पर हम निर्वात लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगी हमारी निर्वात की विद्युतशीलता वैक्यूम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और राशि मिली है एप्सिलॉन नोट जो कि हमारी होती है
विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻²⁰। अब इसका मात्रक अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं कि यानी ये जो के है ये तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो यानी इसका जो मात्रक होगा के का मात्रक का उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो विमा होगी, विमा भी क्या होगी, इसकी उल्टी होगी। अगर इसकी हम उल्टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 एंड -3 p4 a स्क्वायर, ये इसकी विमा होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा निर्वात के अंदर के का मान, ठीक है। सेकेंड है इसका सेकेंड है सीजीएस पद्धति में, सेकेंड जो इसका होगा निर्वात में हमने पढ़ लिया, जो इसका बी पार्ट होगा वो माध्यम, यानी हमारे जो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई माध्यम हमने रख दिया, तो उस कंडीशन में के का मान क्या होगा, तो उस कंडीशन के लिए के का मान होगा हमारा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। जहां एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन है, ठीक है। जो एप्सिलॉन है वो कहलाती है हमारी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसके बाद अब माध्यम की विद्युतशीलता है इसका जो मान होता है एप्सिलॉन का मान वो होता है हमारा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसका जो मान होता है वो एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है हमारा निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। निरपेक्ष मतलब मान लिया कि हमारे पास दो माध्यम है, तो इसके सापेक्ष इसकी विद्युतशीलता, ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे माध्यम को रिलेट कर रहे हैं, तो ये हमारी होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। और ये जो एप्सिलॉन आर बराबर होता है वो होता है हमारा एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा के का मान होता है माध्यम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड अगर हम बात करें सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति के अंदर के का जो मान होता है वो होता है 1, ठीक है। तो ये हमारा के का मान हो गया, ऐसा ही में हमारा हो गया एक तो
निर्वात के अंदर और एक हम पढ़ेंगे माध्यम के अंदर। और के का मान सीजीएस के मान में हमारा ऑलवेज होता है 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण की बात करें तो हम मान के चलेंगे कि सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारे पास चार्ज है Q1 और एक हमारे पास चार्ज है Q2। ठीक है, इन दोनों चार्ज की जो पोजीशन है ये हमारा मूल पॉइंट है x और y। ठीक है, तो थोड़ा इधर बना लेते हैं, देखिएगा। तो ये तो चार्ज है हमारे Q1 और Q2। ठीक है, इन दोनों चार्ज की मूल बिंदु से अगर हम स्थिति सदिश ज्ञात करें, पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो मान के चलेंगे इससे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है हमारा R1 सदिश। और Q2 से जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R2 सदिश यानी स्थिति सदिश। ठीक है, x y। तो इन दोनों के मध्य दूरी, अब हम यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि इसके सापेक्ष इसकी दूरी या इसके सापेक्ष इसकी दूरी। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस होगी वो हम लेंगे, सपोज Q1 से Q2 की दूरी अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो गया हमारा R1 सदिश। ठीक है, यानी 1 से Q2 की दूरी और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है 1 से Q2 की ओर। सेकंड जो है हमारा Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर जो डायरेक्शन है उसका जो स्थिति सदिश है वो क्या आ गया हमारा R1 सदिश। ठीक है, और R21 सदिश होगा वो हमारा इक्वल होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, अब इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल यानी Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा लगने वाला जो बल है वो हम मान के चलेंगे यहाँ पर F21 सदिश, तथा Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर जो लगने वाला बल है वो होगा हमारा F12 सदिश। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमें इसका सदिश निरूपण ज्ञात करना है, तो कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पर जो हम मान के चल रहे हैं Q1 और Q2 का स्थिति सदिश हमारा R1 है। ठीक है, R1 और R2 सदिश, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेके चल रहे हैं R21 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, तो कूलाम के नियम अनुसार कूलाम के नियम अनुसार F हम लेके चल रहे हैं Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 सदिश बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होगी यानी 1 से 2 की ओर उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी 21 सदिश, और इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी अभी इस बल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी Q1 से Q2 की ओर, तो 21 कैप।
जहां पर ये हमारा एकांक सदिश है जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Q R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा R कैप 21। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा F12 सदिश। इसी प्रकार ठीक है, F21 सदिश बराबर आ जाएगा हमारा K Q1 इक्वेशन नंबर 1 Q2 डिवाइड बाई R1 सदिश माइनस R2 सदिश होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज हमें देखने का है कि यहाँ पर जो हमारा R12 है, R12 है वो बराबर होगा हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R21 वेक्टर है वो हमारा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होंगे, दोनों ही समान राशियां होंगी। तो इसका मतलब ये जो दोनों में ये जो टर्म है वो क्या होगी, समान होगी, और इसकी जो दिशा है वो क्या होगी R12 कैप। ठीक है, जो कि दिशा को बताता है 2 से 1 की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनके जो मान है यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस Q1 के द्वारा Q2 की ओर, Q2 के द्वारा Q1 की ओर एकांक सदिश जो है R21 सदिश तथा R12 सदिश, इनका जो मान है परिणाम में तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन इनकी जो दिशा है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि R12 कैप इज इक्वल टू होगा माइनस R21 कैप। ठीक है, या इम्प्लाइड दैट हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, माइनस का, यानी मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बल आएगा वो क्या आएगा, F21 सदिश इज इक्वल टू माइनस F12 सदिश, यानी बल का परिणाम तो समान है लेकिन उनकी जो दिशा है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये जो नियम है ये हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को शो करता है। ठीक है, यानी एक हमारा इस ओर बल लग रहा है तो समान बल हमारा किस ओर लग रहा है, इस ओर भी लग रहा है। यानी Q1 के द्वारा Q2 पर जितना बल लग रहा है उतना ही बल Q2 के द्वारा Q1 के ऊपर लग रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है क्रिया प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो धन्यवाद। तो आज हमने पढ़ा है आवेश का मात्रक के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में हमने जो नियतांक है उसका मान ज्ञात किया है और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। ठीक है,